देख पा रहे हैं तो एक बार ओके लिख दीजिए, क्लास को शुरू किया जाए। देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं तो एक बार ओके लिखिए। चलिए ओके है। हम लोग पिछले क्लास में जो चल रहे थे आज आगे की ओर बढ़ाते हैं। आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो बच्चे आज का क्लास समझ जाएंगे उनको कोई समस्याएं फिर नहीं होगी। सबसे पहले हमने केमिस्ट्री का सिलेबस आपको पूरा लिखा था कि केमिस्ट्री में सिर्फ इतने ही लेसन पढ़ने हैं, जिसमें हम लोग पहला और दूसरा खत्म करके तीसरा लेसन पे चल रहे थे। यानी हम लोग परमाणु संरचना पिछले क्लास में शुरू किए थे, जिसमें कनाद, डाल्टन, रदरफोर्ड, निल्स बोर सभी की बातों को हम लोग पूरा सुने थे और बोर बरी स्कीम के द्वारा हम लोग देखे थे किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसको 2n स्क्वायर से हम लोग पूरे देखे थे। नियम भी सीखे थे कि अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, अंतिम से ठीक पहले 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इसी में फिर हम लोग आगे का जब सिस्टम चले तो इसी में हम लोग देखे थे कि इसमें कई हमारे कक्षा हैं, उप कक्षा हैं, कक्षक हैं और इन सभी में हम लोग देख चुके थे। सेल KLMN था, उप कक्षा SPDF, कक्षक इसमें 1, इसमें 3, इसमें 5, इसमें 7। एक कक्षक में अधिक से अधिक 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि S मैक्सिमम 2 है, P मैक्सिमम 6 है, D मैक्सिमम 10 है और F मैक्सिमम 14। इसमें जब हम बात करें पहला में S, दूसरा में दूसरा का S, दूसरा का P, तीसरा में तीसरा का S, तीसरा का P, तीसरा का D, चौथा में चौथा का S, चौथा का P, चौथा का D, चौथा का F। इस तरह से हम लोग ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल। अब बढ़िया से एक क्लास आज का आप समझिए तो ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे आपको बात को समझना है कि जब हम सेल चल रहे थे, पहला सेल की बात करें तो ये K सेल है, इसमें केवल S होता है, यानी पहला में केवल S ही हो सकता है, पहला में P नहीं हो सकता। जब दूसरा सेल की बात करें, L की बात करें तो इसमें S भी हो सकता है और P भी हो सकता है, यानी दूसरा का S हो सकता, दूसरा का P हो सकता, दूसरा का D नहीं हो सकता। जब हम तीसरा M की बात करेंगे तो तीसरा में S भी हो सकता, P भी हो सकता और D भी हो सकता। इसीलिए इसको तीसरा का S कहते, तीसरा का P कहते, तीसरा का D कहते। देखो यहाँ 3 लिखने का मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि तीसरा एक पहला S है तो पहला P है, पहला में सिर्फ S है। दूसरा में हम लोगों ने देखा कि इसमें S भी हो सकता, P भी हो सकता। जब हम तीसरा पे चले तो तीसरा में S भी हो सकता, P भी हो सकता, D भी हो सकता। तीसरी का जो सेल है, इसके बाद जब हम चौथे सेल में चले तो इसको हम लोग N सेल कहें तो इसमें S भी हो सकता, P भी हो सकता, D भी हो सकता, F भी हो सकता, ये चारों हो सकता है। और आपको इसमें समझना है कि ये चौथा का S है, चौथा का P है, चौथा का D है, ये चौथा का F है। अब यहीं पे हम लोगों को एक बात समझना है जिसको सब लोग एकदम मेरे साथ ध्यान से समझिए। देखो अब यहाँ पे एक वैज्ञानिक है, जिस वैज्ञानिक का नाम है आउफबाउफ। आउफबाउफ एक वैज्ञानिक है और उनका प्रिंसिपल है आउफबाउफ प्रिंसिपल। आउफबाउफ प्रिंसिपल क्या है, इसको हम लोग समझें, बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम उम्मीद करेंगे कि इस प्रिंसिपल को सभी बच्चे एकदम आराम से समझ जाएं। आउफबाउफ प्रिंसिपल क्या कहता है, इनके 3 मेन थ्योरी है। इस तीनों बात को पहले एकदम बढ़िया से समझो। आउफबाउफ वैज्ञानिक हैं और इनका पहला प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा में होता है, पहले हमेशा निम्न ऊर्जा में होता है और निम्न ऊर्जा को भरने के बाद तब यह उच्च ऊर्जा में प्रवेश करता है।
देखिए कभी भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होगा कि उच्च ऊर्जा में पहले पहुंच जाएगा बिना निम्न ऊर्जा भरे। जैसे पानी पहले निचला लेवल भर लेता है तब ऊपरी लेयर में जाता है। पानी ऐसा कभी नहीं करता कि नीचे कई गड्ढा खाली है और ऊपर की ओर चढ़ने लगेगा। पहले निचला लेवल पूरा भरेगा तब ऊपर का लेवल में जाएगा। तो आउफबाउक में वही कहा कि इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा को फुल करेगा और निम्न ऊर्जा के बाद उच्च ऊर्जा में प्रवेश करेगा। अब सवाल उठता है कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जानेंगे, किस में कौन निम्न में है कौन उच्च में। अब 1s ज्यादा एनर्जी रखता है कि 2s ज्यादा एनर्जी रखता है कि 3p, कौन ज्यादा एनर्जी रखता है ये तो जब तक जानेगा नहीं इलेक्ट्रॉन कैसे चलेगा। तो आउफबाउक ने कहा कि किसी का एनर्जी निकालना है तो उसके लिए n+l का मान ज्ञात करो। इन्होंने कहा कि क्वांटम नंबर दो प्रकार का होता है। एक जो देख रहे हो वह n है जिसको मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, और मुख्य क्वांटम संख्या ये जो 1 है 2 है 3 है 4 है इसको मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। जैसे 1 तो ये क्वांटम संख्या n का वैल्यू 1 है, 2 क्वांटम संख्या n का वैल्यू 2 है, और l ये बगल वाला को कह रहा है कि यह l है जिसको एजुमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। l का मतलब एजुमुथल क्वांटम नंबर है, और एजुमुथल क्वांटम नंबर के लिए आउफबाउक ने कहा कि तुम्हें s भेंट होगा, p भेंट होगा, d भेंट होगा, f भेंट होगा। तो ये l का वैल्यू निकालने के लिए s भेंट होगा तो 0 सोचना और गिनती गिन लो, p माने 1, d माने 2, f माने 3, और इसी से तुम्हें l निकालना है। और जिसका n+l ज्यादा होगा वो हायर एनर्जी है, जिसका कम होगा वो लोअर एनर्जी है, और इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी में जाएगा। हो सकता है तीसरा इसने कहा कि ऐसा हो सकता है कि ऊर्जा का मान समान मिल जाए, ऊर्जा का मान समान मिले कि दोनों में एनर्जी एक ही रहेगा, तब क्या करेंगे। तो दोनों में ऊर्जा का मान समान होने पर मुख्य क्वांटम संख्या जिसका अधिक होगा उसमें अधिक एनर्जी होगा, जो n का मान जिसमें ज्यादा होगा वो हायर एनर्जी होगा। जैसे अभी मुझे मालूम है कि आपको समस्याएं इन बातों को समझने में होगा, चूंकि जल्दी आउफबाउक थ्योरी बच्चे सीखते भी नहीं, लेकिन हम चल रहे हैं जीरो से कि आउफबाउक थ्योरी समझे रहोगे तब आगे का फेज बड़ा मजेदार हो। तो हम लोगों ने एक फेज देखा कि जो ये सेल है KLMN, इसमें हमारा सब सेल है 1s, K में सिर्फ वही होगा, दूसरा में sp, तीसरा में spd, चौथा में spdf, बस इतना ही हो सकता है, पांचवा भी होगा तो spdf, बस उतना ही हो सकता है। अब इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में जाता है। जैसे अभी हम आपको समझाएं, अब आपसे पूछें कि 2s का एनर्जी लेवल क्या होगा, ज्यादा एनर्जी लेवल 2s में होगा कि 2p में होगा, मैं नहीं जानता। तो आपको आउफबाउक थ्योरी कहता है कि ये जो 2 है ये n है तो इसको 2 लिखो, प्लस s में एजुमिथल क्वांटम नंबर l है, s का वैल्यू 0 है, इसमें एनर्जी लेवल 2s में 2 है। और जब तुम 2p की बात करोगे तो ये 2 ज्यों का त्यों है, प्लस p की बात कर रहे हो तो p में एजुमुथल क्वांटम नंबर 1 है तो 2 + 1 = 3 है, और इसीलिए 2p में ज्यादा एनर्जी है 2s के तुलना में, और इसीलिए पहले इलेक्ट्रॉन 2s को भरेगा, जब 2s भर जाएगा तब यह इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा, बिना s को भरे यह p में नहीं जाएगा। यही चीज तुम्हें एनर्जी लेवल समझना है। जैसे अभी हम आपको समझाएंगे तो बिल्कुल सब बच्चे का क्लियर हो जाएगा। हमें एनर्जी लेवल निकालो, 1 है तो 1, और s के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 होता है, 1 + 0 1 होगा।
दूसरा नंबर का हम कहें 2s का निकालो तो 2 तो 2, फिर s का 0 तो इसका 2 होगा। 2p का निकालो, 2 का 2 और p का यहाँ 1 है तो 2 + 1 इसका 3 होगा। 3 का 3, s का 0 है यह भी 3 होगा। 3 का 3 और p का यहाँ 1 है तो यह 4 होगा। फिर 3 का 3 और d है, d का 2 होता है तो यह 5 है। फिर 4, s का 0 होता है तो यह 4 है। बोलो 4, p का फिर हम लोग जानते हैं 1 होता है तो यह भी 5 है। 4, d का हम लोग देखें 2 है तो यह 6 है। फिर 4, f का हम लोग समझ रहे हैं कि f का 3 है तो यह 7 है। अगर इसी प्रकार हम पांचवा में चलते और 5s लिखते तो आप सभी लोग समझ रहे हैं कि 5 + 0 यह भी 5 होता। अब ऐसा क्यों समझा रहे? क्योंकि अब हम लोगों को यह समझ में आने जा रहा है कि पहले किसको रखना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन पहले किसमें, फिर किसमें, फिर किसमें, उसके लिए एक निश्चित नियम है और उसी नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन आगे की कक्षाओं में प्रवेश करता है। ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। जैसे अब तुम ही देखो, आपको हमने सिखाया कि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में प्रवेश करता है। सबसे निम्न ऊर्जा किस में है? 1 में। इसीलिए कभी भी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में जाएगा। जब 1s पूरा हो जाएगा तब इससे जस्ट आगे 2s है और इसीलिए यह 2s में जाएगा। फिर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इसका एनर्जी भी 3 है, इसका एनर्जी भी 3 है, तो पहले 2s के बाद हम 3s लिखेंगे कि 2p लिखेंगे? तो इसके लिए इसका तीसरा नियम कहता है कि यदि ऊर्जा का मान समान होगा तो जिसमें n ज्यादा होगा उसमें ज्यादा एनर्जी होगा। यानी दोनों में एनर्जी लेवल 3 है, नंबर ऑफ क्वांटम नंबर 3 इसमें ज्यादा है तो ये हायर एनर्जी है, यह लोअर एनर्जी, और इसीलिए पहले इसमें जाएगा तब इसमें आएगा। यानी पहले 2s के बाद 2p में, तब 3s में जाएगा, उसके बाद तब यह 3p में जाएगा। अब बताओ तुम ही 3p के बाद क्या 3d में जाएगा कि 4s में जाएगा, ये समझना है। यही कई बच्चे नहीं समझे रहते हैं। यहाँ पे अब आपका ये क्लियर हो गया होगा कि 3p भी 4 है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा कि 4s में जाएगा? गेस करो। यहां तो 2p के बाद 2s के बाद 2p में गया, तब 3s में गया, क्योंकि 3 ज्यादा है, ये हायर एनर्जी है, ये लोअर एनर्जी। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा कि 4s में जाएगा? तो हम लोग ये देख रहे हैं कि 3p जो 3d है इसका एनर्जी लेवल 5 है और जबकि 4s है इसका एनर्जी लेवल 4 है। इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्न एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल जाता है, इसीलिए पहले 3p के बाद 4s होगा तब 3d होगा। देखो यही सीखना है। अब आपको स्टेप समझ में आ रहा है, ये मेन सबसे जरूरी। अब आपको स्टेप समझ में आ रहा है कि 3p के बाद हमें पहले 4s लिखना होगा तब 3d लिखना होगा। फिर उसी प्रकार अब यह भी 5 है, यह भी 5 है, यह भी 5 है, तो जिसका n का मान ज्यादा वो हायर एनर्जी, ये ज्यादा है, ये कम है, ये सबसे कम है, इसलिए 3d के बाद 4s होगा, तब 4p होगा, तब 5s होगा। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने समझा, किसको आगे लिखना है और किसको पीछे लिखना है। इस पर थोड़ा सा 1 मिनट हम फिर से समझा रहे हैं, बढ़िया से समझोगे, एकदम ध्यान दो। देखो आपको हम 2 लिखें, मान लो हम आपको कहें कि बताओ हम इलेक्ट्रॉन लिखना चाह रहे हैं और उसमें आपको हम खुद लिख दें कि एक 3p और एक 4s। हम आपको कहें कि पहले कौन लिखाएगा? जो बच्चे नहीं समझ रहे वो ध्यान दो, पहले 3p लिखें कि पहले 4s लिखें?
तो आपको सबसे पहला हम क्या सिखा रहे हैं उसको सुनो। कई बच्चे तो गिनती केवल गिनता है कि सर इसमें 3 है तो एक पहले होगा, तो वैसा नहीं करना, वैसा नहीं करना है। आपको एनर्जी लेवल निकालना है कि ये 3 है तो 3 प्लस पी का एजोमुथल क्वांटम नंबर 1 होता है तो ये 4 है, 4 है तो 4, एस का एजोमुथल क्वांटम नंबर 0 होता है तो यह भी 4। कहना कि सर समझ गए, दोनों में एनर्जी लेवल बराबर है, दोनों में एनर्जी लेवल बराबर है। अब बताओ तुम ही, दोनों में एनर्जी लेवल ये भी 4 है, ये भी 4 है। जब दोनों में एनर्जी लेवल आपका बराबर हो गया, ये भी जा उतना ही, ये भी उतना ही, तो अब कहता है कि जिसमें एन का मान ज्यादा होगा वो हाई एनर्जी है। तो एन का मान ज्यादा है इसमें, तो यह हाई एनर्जी है, ये लो एनर्जी है, और इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से हाई एनर्जी की ओर जाता है। यही चीज को तुम्हें समझना, और इसीलिए पहले इलेक्ट्रॉन 3p और देन 4s, ये चीज आपके अंदर एकदम क्लियर होना चाहिए। जब इन दोनों की बात आएगी तो ये दोनों 4 है तो ये ज्यादा एनर्जी, ये कम एनर्जी, ये भी 5, ये भी 5, तो आपको समझना है कि जो n ज्यादा होगा वो हाई एनर्जी है, n कम होगा वो लो एनर्जी। अब इसी चीज को हम लोग एक सीरीज में लिखते हैं, वह सीरीज क्या है हम लोग उसको समझ। अब इसी को इतना उलझा हुआ नहीं रख के केमिस्ट्री में लोगों ने इसको एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया कि शुरू में तो केवल ऐसे ही होता है, फिर कुछ नहीं हो सकता, ई के है। जब एल की बात चलेंगे दूसरा में, तो दूसरा में एस भी होगा और दूसरा में पी भी होगा, इसके अलावे कुछ नहीं होगा। जब तीसरा में हम चलेंगे तो तीसरा में एस भी होगा, तीसरा में पी भी होगा, तीसरा में डी भी होगा, बस एक एक करके बढ़ते जाएंगे, केवल एस, एस एंड पी, एस पी एंड डी। जब चौथा चलेंगे तो चौथा में एस भी होगा, चौथा में पी भी होगा, चौथा में डी भी होगा और चौथा में एफ भी होगा। इसी प्रकार हम पांचवा चले, छठा चले, तो अब सभी में पांचवा भी चलोगे तो एस होगा, पी होगा, डी होगा, एफ होगा, छठा भी उसी प्रकार चले। अब हम लोगों ने एक नियम सीखा जिस पर आपका पूरा ध्यान चाहिए। नियम क्या कहता है कि सबसे पहले हमें ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, सबसे पहले इसको लेके चलना है, तब फिर इसको लेके चलना है, उसके बाद फिर इसको लेके चलना है, तब उसके बाद इसको लेके चलना है, फिर इसके बाद तब इसको लेके चलना है। अब यही चीज जो देख रहे हो ये एक सीरीज सीक्वेंस में बन जाएगा, यानी आप अब एक इंजन बोगी जैसा जोड़ लो, इसके बाद इसको, फिर इसके बाद इसको, फिर इसके बाद इसको, फिर इसके बाद इसको, और यही इंजन बोगी से आपको अब कंटिन्यू चलना। यही चीज जो अभी हम लोग सीखे उसी का एक व्यवस्थित रूप यहां पे आया, उसी का व्यवस्थित रूप यहां पे आपको क्या आया उसको सुनो कि 4s और के बाद हम लोग 4p चले कि 3d चले। अब तुम ही बताओ 4s के बाद हम लोग इसमें 4p चले कि 3d चले, तो आपको ध्यान रखना है 4s के बाद देखो अब 3p के बाद ये 5 है, इसीलिए पहले 4s आ गया, पहले 4s आ गया, तब 3d आएगा, तब फिर 4p आएगा। इसी के थ्योरी पर, ये तुमको हम डिटेल समझाए, इसी के थ्योरी पर इसको ऐसे बना दिया गया ताकि सभी बच्चे अब इसको बढ़िया से समझो। यह एक घर बन गया है और इसी घर में अब सबको घूमना है। एस ज्यादा से ज्यादा 2, पी अधिक से अधिक 6, डी अधिक से अधिक 10 और एफ अधिक से अधिक 14। बस इतने रुपया लेके मिजाज से घूमना। अब अभी हम घूम रहे हैं, 10 तक हम बनाएंगे, 30 तक आपको बनाना है।
जो बच्चे इसको अपने से बना देगा, एकदम लिख लो कि उसका केमिस्ट्री पे राज होगा। पहले रास्ते देखो, एकदम ऐसे घूमना, फिर यहां से ऐसे आना, फिर यहां से ऐसे आना, फिर यहां से ऐसे आना। ये जो रास्ता तुमको दिखा रहा है, ये रास्ता तुम्हारा अगर क्लियर है तो कोई तकलीफ नहीं होगी। जनरली 5S के बाद आपको कोई काम नहीं पड़ेगा, इसीलिए इन लोगों को छोड़ दिए। इतने दूर तक तुमको बन जाए तो इतने से कल्याण हो जाएगा। अब बताओ, जैसे हम एक एक करके चल रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे कि सभी लोग सीखोगे। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है। 1 रुपया लेकर के घूमने चलो, तो जैसे ही इस घर में जाओगे तो पहला नंबर घर भेंट होगा, उसमें एस बैठा हुआ है। एस अधिक से अधिक 2 रुपया आपसे ले सकता है, और आपके पास 1 ही रुपया है तो उसको 1 दोगे और पैकेट चेक करा लोगे कि बाबू देख लो अब नहीं है, तो वो भी संतोष कर ले। घर से घाटा लगा के मत आना, घर से घाटा लगा के मत आना कि मांग रहा है 2 और है 1 रुपया, फिर भी 2 दे दिए। घर वाला घाटा नहीं, ठेकेदारी टेंडर है कि 1 रुपया का काम तो सिर्फ 1 ही घर है पहला, उसमें सिर्फ 1 है तो सिर्फ 1 लिख दिए। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार है, मान लो हीलियम 2, अभी हम 10 तक का बनाएंगे और हम उम्मीद करेंगे कि 10 बनाने के बाद आप सभी लोग कहोगे कि सर अब बन जाएगा। अब 2 रुपया लेके फिर चलो, तो इसी रास्ते पे चलो। पहला घर का एस भेंट होगा, एस अधिक से अधिक 2 रुपया लेगा, तो पहला घर में एस के 2 है तो यहां 2 लिख दो। फिर इसी प्रकार आगे बढ़ते चलते हैं। अब हमारे पास है लिथियम 3। बोलो तो अब पहला घर फिर गए तो एस भेंट हुआ। एस कहा कि हमको 2 रुपया दीजिए, तो नहीं कि उसको 3 दे देना। ये बेचारा 2 से ज्यादा नहीं लेगा, और जब 2 दे दिए तो फिर कहेंगे कि पैकेट में तो और 1 रुपया बच रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे इसी रास्ते को देखे तो देखे कि अरे 2S भेंट हो गया, तो कहेंगे कि लो जी तुम 1 रुपया ले लो, क्योंकि इसको 2 दे दिए हैं, 1 ही बच रहा। और इसीलिए अब हिसाब किताब तुम दो, हिसाब किताब निकालो, तो कहना कि सर पहला घर में गए ना तो 2 रुपया दे दिए, और दूसरा घर में जब गए ना तो 1 रुपया दे दिए। ये लीजिए हिसाब किताब मेरा कंप्लीट हो गया। अगर इसी प्रकार से आपको कहें बेरिलियम 4 है, 4 रुपया लेके इसी घर में फिर घुसो, तो पहला घर का एस 2 रुपया, आगे बढ़ेंगे तो फिर दूसरा घर का एस 2 रुपया, और पहला घर में 2 रुपया का खर्चा, दूसरा घर में 2 रुपया का खर्चा, हिसाब किताब हो गया। इसी प्रकार हम कहें कि बोरन 5 है, अब 5 रुपया लेके इसी घर में फिर घूमना है। सभी बच्चे ये बताओ, पहला घर में गए तो पहला घर के एस को 2 रुपया दिए, लेके आगे बढ़े तो दूसरा घर भेंट हो गया, तो दूसरा घर के हम लोग एस ही भेंट हो रहा है, इसको भी 2 रुपया दिए। अब देखे 2 2 4 हो गया, 5 रुपया है, अभी 1 रुपया और बच रहा। तो आपको अब अपने से समझना है कि यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अब 2P भेंट होगा। रास्ता देखो ठीक से, 2P भेंट होगा, और इसीलिए ये दूसरा घर का P को हम लोग 1 रुपया बच रहा है तो 1 रुपया देंगे। ये बात एकदम ध्यान में बैठा लो। पहला घर में 2 रुपया खर्च, और दूसरा घर ये भी है, दूसरा घर ये भी है, दोनों दूसरा घर है, तो 2 और 1 3 रुपया खर्च, ऐसे खर्चा देना। ये 2 2 1 नहीं करना, कहना कि सर एकदम समझ गए, ये भी दूसरा घर, ये भी दूसरा घर, तब पहला घर में 2 रुपया, और दूसरा घर में जब गए तो इनमें 2 बच्चा भेंट हुआ, दोनों दूसरे घर का था, तो 2 आए 3 रुपया मेरा खर्च हो गया। इसी प्रकार से अब आपको अगर हम कहें कि कार्बन 6 है, तो हम समझते हैं कि अब सभी बच्चे लिखने में अब धीरे धीरे सक्षम हो रहे हो। बताओ, इसी डेक से हम लोग चले,
पहला घर का एस मिला तो 2 रुपया। फिर आगे बढ़ते हैं तो दूसरा घर का एस मिला, फिर ये भी 2 रुपया। आगे बढ़ते हैं तो दूसरा घर का ही पी मिला। ये रास्ता पकड़े रहना कि दूसरा घर का पी मिला। पी अधिक से अधिक 6 तक हो सकता है। मेरे पास 4 खर्चा है, 2 ही बच रहा है तो 2 दे देंगे। पहला घर में 2 रुपया, दूसरा घर दोनों है तो 2 और 2 4 रुपया का खर्च है। अब हमें सभी बच्चे ये बता दो, कार्बन 6 के बाद अब आपको हम खुद लिख रहे हैं नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13 और इसी प्रकार हम लिख रहे हैं सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, गंधक 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। ये पहले सब लोग बताइए, ये 20 तक अपने से लिख सकते हो या कोई एक और बना दे? जल्दी सभी बच्चे बता चुके हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग सीखो। 2 ही लाइन हो, लेकिन वो 2 लाइन आपका एकदम अपने से चलना चाहिए कि हाँ सर एकदम बना देंगे। लिख सकते हैं सब कोई? बहुत सुंदर, एकदम लिख लेंगे, वेरी गुड। ये जब लिख लोगे तब पढ़ने का आनंद तुम्हारा बढ़ जाएगा। ये जब लिखोगे तब तुम्हें अभी हम समझाते हैं। मान लो हम एक लिख देते हैं आपके सहायता के लिए, क्लोरीन 17, हम एक बड़ा वाला लिख दे रहे हैं, क्लोरीन 17 रुपया लेके घूमेंगे तो 1s2, आगे बढ़ेंगे तो 2s2, फिर आगे बढ़ेंगे तो 2p6, p तो 6 तक हो सकता है, 2p6, फिर आगे बढ़ेंगे तो 3s भेंट हो गया 2, जोड़ लेंगे 2 2 4 6 4 10, 2 12 रुपया भी खर्चा है। 3s के बाद फिर बढ़ेंगे तो 3p भेंट हो जाएगा और इसमें 5 घट रहा है तो 5 दे दिए, p तो 6 तक हो सकता है। और इसीलिए पहला घर में 2, दूसरा घर में 8, तीसरा घर में 5, ये दोनों तीसरा ही घर है तो तीसरा घर में 7, 5 2 7 होगी। अब देखो कितना मजेदार फेज आने वाला। अब 20 के बाद नहीं लिख पाते, क्यों नहीं लिख पाते हो? अब कैल्शियम 20 है, अस्केडियम 21 है, घूमो उसी में। टिटेरियम 22 है, वैनेडियम 23 है, क्रोमियम 24 है, मैग्नीज 25 है, लोहा 26 है। किसी का भी लिखना है तो उस घर में घूमो। सिर्फ थोड़ा सा एक जगह ब्रेक आएगा, वो होगा कॉपर में। तो सेकेंड फेज कॉपर को थोड़ा सा समझना होगा, बाकी सब तुम लिख सकते हो। अब इसमें बात को थोड़ा समझना, जो बच्चे इस समझे रहते हैं मेरे लिए अब मजेदार होता है, क्योंकि पूरा केमिस्ट्री यहीं से शुरू होता है। पूरी केमिस्ट्री का यही जड़ है। इस पर जहां झरिया हुआ केमिस्ट्री सही हो गया, क्योंकि यही अंतिम कक्षा में जो तुम इलेक्ट्रॉन देख रहे हो यही इसकी संयोजकता है। अगर 4 से ज्यादा होगा तो 8 में से घटा लेना, वही उसकी संयोजकता है। अगर हम यहां पर देख रहे हैं कि क्लोरीन 7 अंतिम में है तो 4 से ज्यादा है, 8 में से 7 गया तो 1, क्लोराइड की संयोजकता 1 होगा। फिर जब पीरियोडिक टेबल तुमको पढ़ाएंगे तो और मजेदार बात सिखाएंगे। जब तुम पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो अभी तो तुमको पीरियोडिक टेबल में रट्टा रट्टी है, तुमको सीधा कहेंगे क्लोरीन किस वर्ग में होगा, तो तुम अपने कहोगे कि सर एकदम समझ गए। अंतिम में जो आता है, जैसे इस 7वां है तो अंतिम में 7 है तो इस 7वां में होगा। यदि लास्ट एस से हो या पी से हो तो वह ए ग्रुप में होता है। यदि लास्ट डी से हो या एफ से हो तो वह बी ग्रुप में होता है। अब बताओ, हम कहेंगे बताओ क्लोरीन किस ग्रुप में होगा, तुम कहोगे 7A में होगा। कार्बन किस ग्रुप में होगा, कहोगे सर अंतिम 4 है, ये 4A में होगा। किसी को तुम अभी पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़े हो, नहीं जानते हो, लेकिन तुम ये बनाना सीख जाओगे तो कौन सा किस ग्रुप में जाएगा तुम ऑटोमेटिक जान जाओगे।
ये भी जान जाओगे कैमा नंबर पर होगा, ऊपर से कैमा नंबर होगा। ये 2 अक्षर है, 2 घर है, तो कार्बन ऊपर से दूसरा नंबर में पीरियोडिक टेबल पर होगा। अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन ऊपर से 1 2 3 तीसरे नंबर पर होगा। वर्ग इसका 7a होगा और आवर्त इसका 3 होगा। तो ये तो जब आपको बढ़िया से समझाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर, अब पीरियोडिक टेबल भी एकदम क्लियर हो। वैलेंसी का मतलब है कि वह धन मूलक है कि ऋण मूलक है, और उसमें ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसको कितने क्या चाहिए। 4 से कम होगा तो वह अपना इलेक्ट्रॉन को हटाता है, वह उसके संयोग करने की क्षमता होती है। 4 से ज्यादा होता है तो उसको 8 पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए वह उसकी वैलेंसी होती है। क्लोरीन के अंतिम में 7 है, इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 है, चाहिए इसलिए ये ऋण मूलक। अगर हम इसी प्रकार से तुमको कहें लिथियम, तो इसके अंतिम में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता 1 ही है, लेकिन ये त्याग करके ये ज्यादा सिचुएटेड हो जाएगा। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि वो समझ गए कि त्याग करेगा तो यह धन मूलक हो जाए। बाकी कार्बन का 4 ही करना है। कंपाउंड में भी कुछ नहीं है, कंपाउंड में भी ठीक उसी प्रकार है जैसे आप कोई कंपाउंड लेके चलो, SO4 लेके चलो, तो एक का जो अंतिम है उसको लेके चलो और दूसरे की वैलेंसी लेके चलो। सल्फर 16 होता है, आप धीरे धीरे अपने बनाने लगोगे कि गंधक 16 2 8 6, तो ये छठा ग्रुप में होगा तो 6 होगी। और ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, तो -2 गुना 4, 6 में से 8 गया तो -2, इसीलिए सल्फेट ऋण आवेश है और ऋण मूलक है और इसकी संयोजकता 2 होगी। कोई भी अगर OH दे देंगे तो फिर सब वही है, -2 इसका +1 इसका, -1 OH की वैलेंसी -1 हो जाएगा। किसी की भी वैलेंसी धीरे धीरे आप सब निकाल पाओगे, लेकिन उस सब बनाने का आधार एक ही है कि आप कम से कम जो भी बच्चे हो 30 तक सबको लिखना होगा। और इसीलिए अगले दिन का ये ड्यूटी टास्क आपको हो गया, सारे बच्चे 30 तक, अगर ग्रुप में जुड़े हो तो वहां लिख के डालो, नहीं जुड़े हो तो आपको अपने से प्रैक्टिस करना, हम वहां 30 तक का डाल देंगे, 30 तक एकदम क्लियर कर लेना। चलिए तो अब बना देंगे सब कोई। अब यहां से आगे नया एटॉमिक स्ट्रक्चर में अब एनर्जी आएगा, अब मोड दूसरा हो जाएगा। ये चूंकि सबसे हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट था कि इसके बिना केमिस्ट्री ही अधूरा है। जो बच्चे इसको सीख जाते हैं हम बड़ा खुश हो जाते हैं कि अब इसको हम केमिस्ट्री सिखा दें, इसलिए नेक्स्ट